क्लाइमेट चेंज के दौर में किसान को क्या करना होगा? इंटीग्रेटेड फार्मिंग आप अपनाइए, जैसा आपका जोत है। तो कृषि में तकनीक की जो भूमिका है, आप कैसे देख रहे हैं? समस्या पहले हुआ करती थी कि फसल तैयार है, हार्वेस्ट करने के लिए लोग नहीं मिलते थे। आज के स्थिति में पूरा मैकेनाइज्ड है। ड्रोन की बड़ी बात हो रही है, ड्रोन दीदी बनाई जा रही है। शुरू आया था ड्रोन, तो लोग देखते थे, अपना फोटो वगैरह खींचते थे। वही ड्रोन आज अपना चमत्कार दिखा रहा है और कृषि के क्षेत्र में स्प्रे से लेकर के उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा है। आज हम जिस जगह पर खड़े हैं, ये वो जगह है जहां से पूरे भारत देश में कृषि शिक्षा, कृषि पर शोध की शुरुआत हुई थी। हम पहुंचे हैं बिहार के समस्तीपुर में और इस समय मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में। और यहाँ पर अगर बात की जाए, ये जो पूरा परिसर है, 1300 एकड़ से ज़्यादा क्षेत्रफल में फैले हुए इस परिसर में कृषि पर तमाम तरीके के शोध चल रहे हैं। कई पेटेंट हैं। खेती से लेकर खेती में इस्तेमाल होने वाली तकनीक तक पर यह संस्थान बड़े स्तर पर काम कर रहा है आज भी। और अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं संस्थान के जो कुलपति हैं डॉक्टर PS पांडे जी, हमारे साथ में मौजूद हैं उनसे, और जानेंगे आज हम इस पूरी कृषि शिक्षा के बारे में भी और किस तरह से ये संस्थान देश में आज भी कृषि को लेकर कार्य कर रहा है उस पर भी। सर, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बाढ़ आज भी एक समस्या है यहाँ पर। ऐसे में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में किसान जो हैं उन्हें कैसे राहत मिले, किन फसलों को चुने, इसके लिए विश्वविद्यालय किस तरह से काम कर रहा है? शुरू से ही ये चैलेंज रहा है, या इधर के किसानों को या तो सूखा रहता है या आपके बाढ़ रहती है। लेकिन कालांतर में देखेंगे कि बहुत बदलाव आया है। अब पहले इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं था, आज के दिन में हर गांव में, गली गली में, हर खेत को पानी जो है ना आज के दिन में मिल रहा है। गन्ने की खेती में अगर मैं बात करूं तो गन्ने के क्षेत्र में भी जो चूँकि हमारे पास वेराइटीज जो है किसानों को, चूँकि बाढ़ का एरिया है ये, तो बाढ़ के क्षेत्र में कौन सी वेराइटी होगी। आज भी हमारे पास जो राजेंद्र गन्ना 2 है, बाढ़ में स्थिति पानी कितना भी, पूरे डांड भर पानी भी अगर लगा रहता है तो उसमें वो सस्टेन कर जाता है। बड़ी चुनौती इस समय हम कहें तो गलत नहीं होगा। अभी हम लोगों ने जो डेटा लिया तो उसमें एक चीज़ ये भी आई कि जो मानसून है वो भी 15 दिन शिफ्ट हो चुका है। देखिए, यही क्लाइमेट चेंज है। ये एहसास होता है, क्लाइमेट चेंज कोई ऐसा फिजिकल एंटिटी नहीं है। क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। क्या गेहूं लगाना है, कौन सी वैरायटी लगाएंगे, धान लगाना है, कौन सी वैरायटी लगाएंगे, और इस तरह से जो उनका कॉस्ट कैसे कम हो। जो हम डायरेक्ट सीडेड राइस जैसे बात करते हैं, हम उसको ट्रांसप्लांट नहीं करके डायरेक्ट, चूँकि समय बहुत कम मिलता है, बाढ़ आ गई तो अब कैसे उसमें नहीं कर पाएंगे, तो उस समय को भी ध्यान में रख करके उसके क्या क्रॉपिंग सिस्टम होना चाहिए, फसल प्रणाली कैसी होनी चाहिए, और कितने जो शॉर्ट पीरियड के लिए कौन सी वैरायटी होगी, कौन सी सूट करेगी वैरायटी, उसी अनुसार हम लोग यहाँ वैरायटी भी डेवलप करते हैं। और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लागत कम हो और फ़ायदा ज़्यादा हो, इस पर हमारा विशेष ध्यान रहता है अनुसंधान के एरिया। क्लाइमेट चेंज के दौर में किसान को क्या करना होगा? देखिए, किसान को समय उसको अगर प्रॉपर इनपुट मिल जाए तो इसको ध्यान रखना होगा कि आपको ये नहीं कि सीजन खत्म हो गया तब वो अपना बीज ला रहा है, समय खत्म हो गया तो वो अपना पानी का अरेंजमेंट कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग बताते हैं कि समय अगर चीज़ें की जाएं, वैज्ञानिक विधि से हम प्रेरित करते हैं कि आप ट्रेडिशनल वे में जाइए, लेकिन वैज्ञानिक विधि से वो ट्रेडिशनल चीज़ों को जाइए। इंटीग्रेटेड फार्मिंग आप अपनाइए, जैसा आपका जोत है, तो उसी के अनुरूप हम उनको सजेशन देते हैं, बताते हैं। सर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जो आपने जिक्र किया इस समय वाकई बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, उसका एक उदाहरण से हम चाहेंगे आप ज़रूर हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, आप जहाँ खड़े हैं इसके ठीक पीछे शुगर केन बेस्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, और इसमें गन्ना, जिसके पास ये एरिया में चूँकि गन्ने का बहुत लोग वैल्यू देते हैं, तो हम जो एरिया है उसके अनुरूप तरह तरह के इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को प्रमोट करते हैं। किसी किसान के पास जोत कम है तो उसके लिए एक तालाब का साइज भी छोटा होना चाहिए, उसके लिए हॉर्टिकल्चरल क्रॉप भी होना चाहिए। तालाब के चारों ओर से जो ना हॉर्टिकल्चर के क्रॉप लगा देते हैं, जिससे उसका सतत इनकम जो है ना, उसमें 1-2 गाय भी रख लो भाई आप, उसके साथ आपका जो ड्रम स्टिक वगैरह जो वैल्यू आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू देता है किसानों को, हम लोग बताते हैं। तो इस तरह के तमाम केले हैं, आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, इंटरप्राइजेज हैं, मुर्गी पालन भी उसमें आप रख सकते हैं। यहाँ ठीक इसके पीछे आप ये मॉडल को देख सकते हैं। हमारे पास कई इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल है और किसान इससे आकर देखते हैं और उसको अपना रहे हैं बहुत सारे। तो कृषि में तकनीक की जो भूमिका है आप कैसे देख रहे हैं और उसमें किस तरह से विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है? हार्वेस्टिंग एक बहुत समस्या पहले हुआ करती थी कि फसल
फसल तैयार है, हार्वेस्ट करने के लिए लोग नहीं मिलते थे। आज के स्थिति में पूरा मैकेनाइज्ड है। आज हार्वेस्टर आता है, एक ही दिन में पूरे गांव में 1-2 दिन रहता है, रात दिन लग करके वो हार्वेस्टिंग कर देता है। और इस क्षेत्र में किसानों की जो छोटे जोत के ज़्यादा सीमांत किसान हमारे यहाँ हैं, उनके अनुरूप हम विश्वविद्यालय हमारा जो है वो टूल बना रहा है। उनके अनुरूप क्या क्या हम और छोटे छोटे उपकरण बनाएं, जिससे हमारे छोटे तबके के जो किसान हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो। ड्रोन की बड़ी बात हो रही है, ड्रोन दीदी बनाई जा रही है कि स्प्रे भी उसी से किया जाए, तो किसान के लिए क्यों और कितना ज़रूरी है इस तकनीक को अपनाना? देखिए, तकनीकी के बगैर आज की जो कृषि है उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। ड्रोन हम लोग पहले जब शुरू आया था ड्रोन, तो लोग देखते थे, अपना फोटो वगैरह खींचते थे। वही ड्रोन आज अपना चमत्कार दिखा रहा है। और कृषि के क्षेत्र में ड्रोन जो है आपका स्प्रे से लेकर के उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा है, पूरे कैसा पर कहाँ पर फसल कैसा है, और बड़ा प्रिसाइज करके जो है ना, हमारे विश्वविद्यालय में इसके लिए हमारा एक ड्रोन केंद्र है, ट्रेनिंग सेंटर है। और करीब करीब हम 350 लोगों को पायलट बना चुके हैं। DGCA से उनको पायलट के हमारा प्रॉपर लाइसेंस मिलता है। और हमारे यहाँ जो विश्वविद्यालय में ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर ड्रोन दीदी 35 ड्रोन दीदी यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेनिंग दी, जो कि पिछले साल स्वतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे परेड में भाग लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल फार्मिंग, इसकी बहुत चर्चा हो रही है। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर आप कोई चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते। तो प्रेसिजन एग्रीकल्चर के तहत जो अगर हमारे उसमें सेंसर लगे हुए हैं, वो सेंसर प्लांट को सेंस करता है, और जो सेंस करने के पश्चात जो भी उसके रिक्वायर्ड इनपुट है, चाहे फर्टिलाइज़र हो चाहे इरिगेशन हो, जिसको हम दोनों को मिलाकर फर्टिगेशन बोलते हैं, तो उसके अनुरूप उस पर जो है ना स्प्रे करता है। तो इस तरह के सेंसर के ऊपर जो है ना हमारा विश्वविद्यालय काम कर रहा है। ट्रैक्टर में भी सेंसर लगेगा, जैसे आपके ऑटोमेटेड कैसे चीज़ें हो जाए। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो चीज़ें हम मॉनिटरिंग करनी है आपको किसानों के, आपके खेत में, जैसे अभी आपको खेत में इरिगेशन दे रहे हैं, तो इरिगेशन देने के लिए कितना इरिगेशन चाहिए, ऑटोमेटिक कैसे सिस्टम अपने आप बंद हो जाएगा वहाँ पानी का जो फ्लो है। इस तरह के ऑलरेडी विश्वविद्यालय इसमें काम कर रहा है। बिहार में पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि बागवानी जो है, और जो सब्जी की फसलें पहले भी होती, लेकिन ये बागवानी खासतौर से बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। बिहार सरकार जो है इसके लिए बड़ा फोकस्ड एरिया में अपना, उनके लिए जो है ना विशेष प्रकार के सब्सिडीज, विशेष प्रकार के प्रोसेसिंग यूनिट, विशेष प्रकार के मार्केटिंग, विशेष प्रकार के स्टोरेज, तरह तरह के मतलब कि स्टोरेज दिया जा रहा है। तरह तरह के मार्केटिंग में क्या दिक्कतें आ रहे हैं, तो इस पर पूरी सरकार चौकन्ना है। दलहन तिलहन के लिए अगर कहें तो ये बिहार जो है वो कैसी जगह है, यहाँ पर इसे कितना विस्तार दिया जा सकता है? विश्वविद्यालय में हमारे तीनों में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हमारा मिलेट का है, उस पर भी मिलेट के ऊपर, चूँकि ये जो स्त्री अन्न है ये सारे चीज़ लुप्त हो गए थे, तो इन तीनों क्षेत्रों में बिहार में अपार संभावनाएं हैं। और ये पहले बहुत मिलेट हुआ करता था, यहाँ बहुत दलहन हुआ करता था, और आज फिर लोगों को जो है ना बहुत सारे आपको उनको अच्छा प्राइसेज मिल रहा है, MSP उनको बढ़िया मिल रहा है। और तेलहन और दलहन के क्षेत्र में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि हमारे कई वैरायटी भी पाइपलाइन में है। तो इस प्रकार नई वैरायटीज विश्वविद्यालय देने वाला दलहन तिलहन? जरूर इस क्षेत्र में हम हमेशा नई वैरायटियाँ, जैसे जो भी पहले वाले वैरायटी में कमी होती है, प्रोडक्टिविटी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा है, रोग कम से कम लगे, तो इन सब चीज़ों का हमारा ध्यान रहता है वैरायटी डेवलपमेंट में। तो उस पर हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। काफ़ी सर विस्तार से आपने चीज़ों की जानकारी दी। अंत में कोई संदेश जो आज आप हमारे चैनल के माध्यम से किसानों को देना चाहेंगे इस समय, अपनी खेती में उन्हें क्या करना चाहिए, और ये संदेश बिहार के लिए भी और पूरे देश के किसानों के लिए भी? मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि समय के अनुसार वो अपने आप को बदलें। समय टेक्नोलॉजी युक्त हो रहा है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी को भी साथ साथ लेकर चलें। नई तकनीकियाँ जो आ रही है उनको भी आप साथ में करें, और इस प्रकार से अगर करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस देश का इतना मेहनत करने वाला जो किसान है, इस देश को और भी आगे, अपने देश को ही नहीं बल्कि पूरे अन्य देशों को भी हम लोग खिलाने के लिए अपना सामर्थ्य रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर आज आप सुन रहे थे डॉक्टर PS पांडे जी को, जिन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि किस तरह से ये विश्वविद्यालय जो है वो कृषि के क्षेत्र में न सिर्फ कार्य कर रहा है, बल्कि उन्होंने कहा कि जो किसान है उनको अब डिजिटल एग्रीकल्चर की तरफ, टेक्निकल फार्मिंग की तरफ बढ़ना होगा। अपनी पुरानी चीज़ों को लेके चले, लेकिन जो नई तकनीक आ रही है उनका समावेश करते हुए आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है देश का, वो भी तेजी से आगे बढ़ेगा। शैलेश अरोरा, काऊ जंक्शन।
गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।